उत्तर प्रदेश में स्थित एडिड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस और एडिड डिग्री कॉलेजेस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंट सीट्स के लिए कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का कार्य उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा किया जाता है। इस कार्य के लिए कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। यह एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज में रिटन एग्ज़ाम होता है और दूसरी स्टेज में इंटरव्यू होता है। रिटन एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 30 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ सामान्य अध्ययन के होते हैं और रिमेनिंग 70 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट की नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम UPHESC प्रयागराज के द्वारा जारी एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पेपर में पूछे गए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के 70 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। मैं जिस पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ उसका पेपर सेट है पेपर सेट डी। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन चारों ही ऑप्शंस में पहले ऑयल फील्ड्स के नाम दिए हुए हैं और इनके आगे यह ऑयल फील्ड्स कौन से कंट्री से संबंधित हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में 3 ऑप्शन तो सही से मैच करते हैं, एक ऑप्शन सही मैच नहीं करता है। जो सही मैच नहीं करता है उसको हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, यह क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में से आया हुआ है। यदि हम पहला ऑप्शन देखें तो ग्रोजनी जो ऑयल फील्ड है वह रसिया से संबंधित है। इसी तरीके से मीना अल अहमदी ऑयल फील्ड कुवैत में है। यहाँ पर देखिए कुवैत की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है KUWAIR कुवैर, ठीक है ना। इसकी सही स्पेलिंग होगी KUWAIT कुवैत। इसके बाद जो अल घाबर ऑयल फील्ड है यह इराक में नहीं है, यह अल घाबर ऑयल फील्ड सऊदी अरबिया में है। मैं लिख देता हूँ सऊदी अरब। अहवा जो ऑयल फील्ड है वह ईरान में है। यह ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। इस तरह इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यह करेक्टली मैच्ड नहीं है। यहाँ पर एक बात मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप YouTube पर इस तरीके के वीडियोस देखते हैं तो क्वेश्चन के समाप्त हो जाने के बाद उस वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार दिमाग में 2-4 बार रिवाइज़ कर लिया करिए, जिससे कि यह क्वेश्चन आपको याद हो जाए। बाद के लिए चीज़ों को मत छोड़िए, कल कभी नहीं होने वाला है। जो कुछ भी होना है वह आज ही होना है। वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन को यहीं का यहीं याद करते जाइए, कॉपी पर लिखते चलिए। बाद में फिर 7 दिन बाद इनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, फिर 1 महीने बाद रिवाइज़ कर लीजिएगा। यह क्वेश्चंस और इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं आपको हमेशा याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू अल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फ्रेड वेबर के उद्योगों के अवस्थितीकरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए, अल्फ्रेड वेबर जो हैं वो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1909 में थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रतिपादित किया। इनका जो सिद्धांत है 3 मेन फैक्टर्स पर आधारित है। यह 3 फैक्टर्स हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एग्लोमेरेशन। वेबर ने अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट्री एरिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है। इन्होंने लोकेशनल वेट के बारे में बताया है, लोकेशनल ट्रायंगल के बारे में बताया और एग्लोमेरेशन के बारे में बताया है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेसी वीबर फर्स्ट यूज्ड द स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर मेजरिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। जेसी वीबर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के फसल संयोजन को मापने के लिए सबसे पहले सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग किया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप जान लीजिए, क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स को मेज़र करने की सबसे पहली टेक्निक जेसी वीबर ने ही बताई थी। इनकी इस टेक्निक को वेरिएंस मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड या लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहा जाता है। जेसी वीबर ने अपनी इस टेक्निक का प्रयोग मिड वेस्ट यूएसए, मध्य पश्चिम यूएसए के क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रयोग किया। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु फर्स्ट पुट फोर्थ द ग्लोबल स्ट्रेटजिक व्यू मॉडल। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम वैश्विक रणनीति दृष्टि मॉडल प्रस्तुत किया। इस क्वेश्चन में 4 जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स या जियोपॉलिटिकल थिंकर्स के नाम दिए हुए हैं। इन सभी ने भू रणनीति के क्षेत्र में अपने विचारों को प्रस्तुत किया और इन चारों में भी सबसे पहले जिन्होंने जियोपॉलिटिकल विचारों को सबसे पहले प्रस्तुत किया वह थे ए.टी. माहन, अल्फ्रेड थेयर माहन। यह अमेरिका में नौसेना के एक प्रमुख अधिकारी थे। इन्होंने जो अपने विचारों को प्रस्तुत किया है वह मुख्यतः समुद्र की शक्ति पर आधारित हैं। इनके विचारों को सी पावर कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। ए.टी. माहन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कल्चरल रियल्म्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड हैव बीन पुट फोर्थ बाय स्पेंसर एंड थॉमस। स्पेंसर एवं थॉमस द्वारा विश्व में प्रथम एवं द्वितीय क्रम के कितने सांस्कृतिक प्रखंड प्रस्तुत किए गए हैं। स्पेंसर और थॉमस ने विश्व के सांस्कृतिक प्रदेशों को 11 सांस्कृतिक परिमंडलों, 50 वृहद सांस्कृतिक प्रदेशों और 37 सांस्कृतिक उप प्रदेशों में विभाजित किया है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11 एंड 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2021 इन द वर्ल्ड। मानव विकास सूचकांक HDI 2021 में भारत का कोटि या रैंक विश्व में क्या है। 2021 में 191 कंट्रीज़ में से जो भारत की रैंक थी वह थी 132। इस क्वेश्चन के जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वहाँ पर 132 डिजिट नहीं है। इस कारण से कमीशन के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप अमंग पावर स्ट्रक्चर, द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इज टर्म्ड एज। शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉलिटिकल इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है Race is a valid biological concept. It is a group united by heredity, a breed or genetic strain or subspecies. It is not a valid socio-cultural concept. Who gave this statement? प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। यह आनुवांशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। यह कथन किसने दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर है यह कथन दिया था क्रोबर ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अरब स्कॉलर्स मेड करेक्शंस टू टॉलेमी बुक। निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टालमी की पुस्तक में सुधार किए थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल इद्रिसी ने टालमी की बुक में सुधार किए। अगला क्वेश्चन है हु डेलिनिएटेड प्लानिंग रीजन्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ
क्वांटिटेटिव मैप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के मात्रात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने भारत के नियोजन प्रदेशों का सीमांकन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल.एस. भट्ट और वी.एल.एस. प्रकाश राव। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोडल रीजन? निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नेशनल कैपिटल रीजन नोडल रीजन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ रीजन्स एज ट्रिनिटी ऑफ प्लेस, folk एंड वर्क was propagated by which of the following scholars? स्थल, लोक, जन एवं कार्य रोजगार के त्रिघट के रूप में प्रदेश की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रचारित किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पैट्रिक गिडीज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनल प्लानिंग हैव बीन मेंशन्ड बाय आर.सी. चांदना इन हिज बुक रीजनल प्लानिंग 2002? आर.सी. चांदना ने अपनी पुस्तक रीजनल प्लानिंग 2002 में प्रादेशिक नियोजन के कितने आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं। पहली लिस्ट में कंसेप्ट दिए हुए हैं और दूसरी लिस्ट में उन कंसेप्ट्स को देने वाले स्कॉलर्स के नाम हैं। दोनों ही लिस्ट को मैच करना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। सेटलमेंट हायरार्की का संबंध है वाल्टर क्रिस्टॉलर से। रीजनल एनालिसिस संबंधित है वाल्टर आइजार्ड से। ग्रोथ पोल थ्योरी को देने वाले स्कॉलर का नाम है एफ पेरॉक्स। और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट संबंधित है डब्ल्यू रोस्टोव से। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैप ऑन RF 1:50,000 is enlarged by 2 times. What will be the scale of the enlarged map? प्रदर्शक भिन्न 1:50,000 पर बने एक मानचित्र को 2 गुना बड़ा किया गया है। विस्तारित मानचित्र का मापक क्या होगा? क्वेश्चन में RF मान दिया हुआ है 1/50,000। RF का मतलब होता है कि मैप पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाई अर्थ की सरफेस पर उन्हीं स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी। इस तरह क्वेश्चन में दिए हुए RF को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि मैप पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर, तो धरातल पर उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी होगी 50,000 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैप के साइज को 2 गुना बड़ा कर दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो नया RF बनेगा उसका मान कितना होगा? हम जानते हैं कि RF का मतलब होता है मैप पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी। अब यदि हमने मैप को 2 गुना बड़ा कर दिया है तो उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी भी तो दोगुनी हो जाएगी। यदि पहले दूरी 1 सेंटीमीटर थी तो अब दूरी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इस दूरी में डिवाइड किया जाएगा उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की अर्थ की सरफेस पर दूरी है उससे। अब अर्थ की सरफेस पर जो उन 2 स्थानों के बीच की दूरी है वह तो चेंज होने वाली नहीं है, वह तो 50,000 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब यदि इसको सॉल्व किया जाए तो यह वैल्यू निकल कर आती है 2 डिवाइडेड बाई 50,000 या 1 डिवाइडेड बाई 25,000। तो जो नया RF होगा वह होगा 1 डिवाइडेड बाई 25,000। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है,
who defined regional planning as the process of formulating and clarifying social objectives in the ordering of activities in supra-urban space। प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्रों में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार करने एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रियाओं के रूप में किसने परिभाषित किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन फ्रीडमैन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस में ट्राइबल कम्युनिटीज़ और वह ट्राइबल कम्युनिटीज़ किन रीजन्स में पाई जाती हैं वह रीजन दिए हुए हैं। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है वह फाइंड आउट करना है। देखिए, किर्गिज़ जो जनजाति है वह सेंट्रल एशिया से संबंधित है, यह ऑप्शन सही है। बुशमैन का संबंध सूडान से नहीं, बुशमैन का संबंध कालाहारी से है, इसलिए यह ऑप्शन सही से मैच नहीं है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि मसाई का संबंध ईस्ट अफ्रीकन सवाना ग्रासलैंड से है, यह करेक्टली मैच करता है। और ऑप्शन डी में कह रहे हैं कि पिग्मी का संबंध कॉन्गो बेसिन से है, यह भी करेक्टली मैच करता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह करेक्टली मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में झीलों के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में यह झीलें किन राज्यों में हैं उनके नाम दिए हुए हैं। दोनों का मिलान करना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। साला लेक अरुणाचल प्रदेश में है, चांदूबी लेक आसाम में है, भृगु लेक हिमाचल प्रदेश में है और उमियाम लेक मेघालय में है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एल निनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अल निनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है एल निनो इज कोल्ड ओशन करंट। अल निनो एक ठंडी समुद्री धारा है, यह स्टेटमेंट गलत है। एल निनो ठंडी नहीं, एल निनो एक गर्म धारा है। दूसरा स्टेटमेंट है इट अपीयर्स अराउंड क्रिसमस इन दिसंबर अलोंग द कोस्ट्स ऑफ पेरू इन पैसिफिक ओशन। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज रिच इन पोटास बट पुअर इन फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पोटास में समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉइल। एनसीईआरटी के अनुसार एलुवियल सॉइल में पोटास अधिक मात्रा में पाई जाती है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासिस इज लोकेटेड इन द लद्दाख रेंज। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खारदुंगला पास। अगला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज द लेंथ ऑफ द इक्वेटर ड्रॉन फॉर एंटायर ग्लोब ऑन द गाल्स प्रोजेक्शन। संपूर्ण ग्लोब के लिए गाल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी बड़ी बनाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ 45 डिग्री लैटिट्यूड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, गाल प्रक्षेप एक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है। इस प्रोजेक्शन में जो कागज़ का सिलेंडर होता है वह इक्वेटर को टच नहीं करता है, वह 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स को टच करता हुआ माना जाता है। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में मिनरल्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में यह मिनरल्स भारत में कहाँ पाए जाते हैं वह स्थान दिए हुए हैं। दोनों का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। कॉपर की माइनिंग खेतड़ी से की जाती है, आयरन ओर की माइनिंग बादाम पहाड़ी से की जाती है, जिंक की माइनिंग जावर से की जाती है और गोल्ड की माइनिंग हट्टी से की जाती है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल अप्लाइज इन द केस ऑफ K7 हायरार्की ऑफ सेंट्रल प्लेसेस एज पर क्रिस्टॉलर्स थ्योरी ऑफ सेंट्रल प्लेस। क्रिस्टॉलर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में K7 पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है।
हमेशा याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल का संबंध है K7 से, मार्केट प्रिंसिपल का संबंध है K3 से और ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल का संबंध है K4 से। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ रिमोट सेंसिंग वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर लोकेटिंग डिफॉरेस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन वर्णक्रम सुदूर संवेदन तकनीकी में निर्वनीकरण का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉल्स कलर कंपोजिट। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।